गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आपका जो पेपर सेकंड है, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें अरविंद घोष को पढ़ेंगे। इससे पूर्व अपन ने आपके जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है मनु, कौटिल्य, शुक्र को पढ़ा और आधुनिक विचारकों में अपन ने तिलक को, गोखले को, राजा राम मोहन रॉय को, एम.एन. रॉय को पढ़ने का प्रयास किया। इसी श्रृंखला में आज अरविंद घोष पर अपना चर्चा करेंगे कि अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की बात किस रूप में करी। भारतीय आदर्शवादियों ने यूरोप के आदर्शवादियों के आधार पर यह मान्यता प्रस्तुत करी, यह बात कही कि भारत अपनी तरह का एक समुदाय है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी परंपराएं हैं और उसका अपना एक व्यक्तित्व है, एक अनूठा व्यक्तित्व है। उसके इस व्यक्तित्व को हमें कायम रखना है, उस व्यक्तित्व को बनाए रखना है, उसकी पहचान को बनाए रखना है। इसी में हमारे देश की सार्थकता है और यदि हम उसे क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उसकी परंपराओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इसका अर्थ होगा सृष्टि की स्वाभाविक व्यवस्था में बाधा डालना। इस तरह भारत के जितने भी आदर्शवादी थे, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने में, उसे स्थापित करने में और उसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करने का संकल्प किया, नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसका संकल्प किया। और संकल्प भी कैसा? एकदम दृढ़, मजबूत, पक्का। इस आंदोलन का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत की प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, जो पहचान है, जो भारत का व्यक्तित्व है, उसको पुनः स्थापित करना है ताकि भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जाए और राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हुए उन्हें स्वाधीनता की ओर प्रेरित किया जा सके कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना है और राष्ट्रीय चेतना का संचार करके हमें क्या करना है? हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है। इस विचार प्रणाली के जितने भी उन्नायक थे, जो आगे बढ़ाने वाले विचारक थे, जिनमें हम प्रमुख रूप से दयानंद सरस्वती का नाम, लाला लाजपत राय का नाम, तिलक का नाम, पॉल का नाम, अरविंद घोष का नाम, वीर सावरकर का नाम और सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो विचारधाराएं थी जो अपन ने पहले देखी, एक गर्म दल और एक नरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी नेता का प्रमुख जो नेता थे, प्रमुख रूप से हम गोखले को नाम लेते हैं और जो उग्रवादी विचारधारा है उसमें हम तिलक का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं। श्री अरविंद घोष के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का महान उन्नायक माना जाता है। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, निकटता से उनका संबंध था और उन्होंने भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर बल दिया कि हमें स्वाधीनता चाहिए लेकिन पूर्ण स्वराज्य चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रवाद की संकल्पना का प्रश्न है, श्री अरविंद की दृष्टि में राष्ट्रवाद केवल एक आंदोलन नहीं है, इसको हम केवल आंदोलन तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि ये हमारी आस्था का विषय है, बल्कि ये हमारा धर्म है। और उन्होंने 1908 में अपने भाषण में यह कहा और इस बात की घोषणा करी कि राष्ट्रवाद कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर की देन है। राष्ट्रवाद हमारी आत्मा का संबल है। यदि हम राष्ट्रवाद के समर्थक हैं
तो हमें धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र की आराधना करनी होगी। तुम्हें यानी हमें यह याद रखना होगा कि हम ईश्वर की योजना के निमित्त मात्र हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह ने स्पष्ट करा कि श्री अरविंद ने यह निर्देशित किया कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता नहीं है, केवल भौगोलिक भूभाग नहीं है, केवल बौद्धिक संकल्पना भी नहीं है, बल्कि भारत माता स्वयं एक साक्षात भगवती है जो शताब्दियों से बड़े प्यार दुलार से अपनी संतान का पालन पोषण करती आई है। यानी माँ कौन है? भारत माता। और हम इस भारत माता के संतान हैं और सदियों से हमारा ये पालन पोषण करती आई है। परंतु आज वह विदेशी शासन से जकड़ी हुई है और उसका स्वाभिमान टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहा है और उसका जो गौरव है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है। तो हमें हमारे इस दायित्व को निभाना है। जो भारत माता के पाँवों में पड़ी बेड़ियां हैं उसको काटना है, उसे विदेशी शासन से मुक्त कराना है और ये उसकी संतान का परम कर्तव्य है। तो हम सब एक होकर इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ें और हमारी भारत माता को इस बेड़ियों से छुड़ाने का प्रयास करें। और यही अरविंद के राष्ट्रवाद की मूल मंत्र दिखाई देता है। श्री अरविंद के अनुसार स्वराज्य की मांग राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विदेशी सत्ता के अधीन रहकर अपने विलक्षण व्यक्तित्व और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। जो हमारा व्यक्तित्व है विलक्षण, जो हमारा अस्तित्व है, हम तब तक कायम नहीं रख सकते जब तक कि हम विदेशी आधिपत्य में हैं। तो हमारा सबसे पहला जो परम कर्तव्य है कि हमको विदेशी शासन को समाप्त करना है। आगे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी संस्कृति भौतिकवाद से प्रेरित है, भारतीय संस्कृति को आध्यात्मवाद में अगाध आस्था है। सच्चे राष्ट्रवाद की भावना ही भारतीय संस्थाओं और संस्कारों को नष्ट होने से बचा सकती है। कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्थाएं, जो हमारे भारतीय संस्कार जो नष्ट हो रहे हैं उनको बचाना हमारा दायित्व है। हम यूरोप की नकल करके भारत का पुनरुत्थान नहीं कर सकते। हमें राष्ट्रवाद की संकल्पना को प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य को एक नई परिभाषा देनी है, एक नया उद्देश्य निर्धारित करना है और औपनिवेशिक शासन की जगह स्वशासन स्थापित करना होगा। जब तक स्वशासन स्थापित नहीं होगा हम अपने समाज की किसी प्रकार की कोई भी उन्नति नहीं कर सकते। इसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना था। राजनीतिक कार्यक्रम एक हिस्सा अवश्य है, लेकिन पूरा कार्यक्रम नहीं है। इसका परम लक्ष्य आध्यात्मिकता का साक्षात्कार था, क्योंकि वही भारत को फिर से एक महान, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। श्री अरविंद ने इस बात का दावा किया कि भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना के बल पर संपूर्ण मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है और उसका यह कर्तव्य भी है कि हम सब एक होकर जो हमने पराधीनता को अपना रखा है उससे मुक्ति का मार्ग केवल है कि हम स्वयं आध्यात्मिक की ओर चलें, हम स्वयं अपने देश के व्यक्तित्व को पहचानें, उसके अस्तित्व को पहचानें और उसको बचाने का प्रयास करें। यही राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है। इस प्रकार श्री अरविंद ने भारत की पराधीनता के दिनों में पश्चिमी मूल्यों का, जो हमारे वेस्टर्न वैल्यूज़ थे, उनका खंडन किया और भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का, भारतीय मूल्यों का, उनके संस्कारों का गुणगान किया और इस तरह भारतवासियों के मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास किया। उन्होंने भौतिकवाद की जगह आध्यात्मवाद को, तर्क बुद्धिवाद की जगह धार्मिकता को महत्व दिया। आलोचना हुई और आलोचकों के अनुसार ये दृष्टिकोण भारत के आधुनिकीकरण के अनुकूल नहीं था, क्योंकि आलोचक कह रहे हैं कि यदि हम भारत को पुनः पुरानी और प्राचीन संस्थाओं की ओर ले जाएंगे तो ये आधुनिकीकरण नहीं होगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद ने धर्म और अध्यात्म का प्रयोग कर भारतीय जनमानस की जागृति के उद्देश्य से किया। उन्होंने धर्म को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बनाकर एक नई भूमिका सौंपी और उन्होंने व्यक्ति
की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की स्वतंत्रता का आह्वान किया कि व्यक्ति स्वतंत्र कब होगा, जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा। हम यदि पश्चिमीकरण को अपनाएंगे, उनके वैल्यूज़ को अपनाएंगे, तो व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर पाएगा। और व्यक्ति स्वतंत्र कब होगा, जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की स्वतंत्रता है। और समस्त राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उसके प्रति बराबर सम्मान का परिचय देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संक्षेप रूप में कि अरविंद ने संपूर्ण मानवता के उद्धार का एक मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कि हर राष्ट्र स्वतंत्र हो। जब हर राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो उसका व्यक्ति भी स्वतंत्र होगा। धन्यवाद।